भारत में पेंशन के नियम बदल चुके हैं और देखिए पेंशन पर क्या झुक गई है सरकार। और ये जो ओपीएस और यूपीएस है उसके बीच आपका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इसका असली गणित क्या है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है। और सवाल तो यही है कि क्या एनपीएस पर भी यू टर्न ले लिया है सरकार ने। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यही है, क्या है पेंशन की नई स्कीम यूपीएस, दूसरा एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस में आखिरकार आपको कहां नुकसान है, कहां फायदा है और इसके अंदर का गणित क्या है। तीसरा, सरकार के नए यू टर्न पर विपक्ष का विरोध क्यों हो रहा है, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। चौथा, नए ऐलान का क्या है चुनावी कनेक्शन। और पांचवा, क्या है भारत में पेंशन का इतिहास। पेंशन में आपको बता दूं, जो रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा मिलता है सरकार की तरफ से उसे पेंशन कहते हैं। और आज आपका एक एक डाउट क्लियर होने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। आसान भाषा में मैं आज आपको ये समझाऊंगी कि आखिरकार ये जो पेंशन की नई स्कीम आई है यूपीएस, इसके तहत क्या क्या नियम है और तो और ये पिछले वाले से यानी पिछले स्कीम से कितना डिफरेंट है और आपको कहां फायदा और नुकसान होने वाला है। शुरू करते हैं। तो देखिए यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 2025 से लागू होगी। आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% एश्योर्ड पेंशन। इसका सबसे पहला तो नियम यही है कि भाई जब जिस वक्त आप रिटायर हो रहे हैं तो उसका जो आपकी नौकरी के आखिरी 12 महीने हैं उसका एक औसत निकाला जाएगा, एक एवरेज निकाला जाएगा और उसके 50%, उस एवरेज का 50% आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ कि अगर आपके नौकरी के आखिरी साल में हर महीने की आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, जो कि बेसिक सैलरी है, तो आपको रिटायरमेंट के बाद जो सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा वो हर महीने 25,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेगा। यानी रिटायर होने के बाद आप कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको पेंशन मिलेगा, पूरा आधा पेंशन आपको मिलेगा। लेकिन इसमें शर्त इतनी सी है कि आपको नौकरी करते हुए 25 साल या उससे ज्यादा साल हो जाने चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा, अगर 25 साल नहीं है उससे कम में, तो उसके लिए भी एक प्रावधान है, एक नियम है। 10 साल या ज्यादा नौकरी वालों को मिनिमम 10,000 रुपए तो मिलेंगे ही। अगर आपको नौकरी करते हुए 10 साल हो गए हैं, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो आपको हर महीने पेंशन 10,000 रुपए तो मिलेगी ही। और इसमें आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई भत्ता भी जोड़ दीजिए। महंगाई रिलीफ इस बार कहा गया है इसको, यानी डियरेंस रिलीफ कहा गया है। और उसके हिसाब से जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है तो उसका आपका एक्स्ट्रा पैसा बनता जाता है। तो 10,000 में आप वो भी जोड़ दीजिए, वो भी आपको हर महीने मिलेगा। बेसिक सैलरी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है, आपको 12 साल हो गए हैं काम करते करते, तो उसके बाद जो आपकी पेंशन बनेगी ये 10,000 रुपए और ये महंगाई भत्ते के हिसाब से इस वक्त की अगर मैं आपको बताऊं तो आपको हर महीने पेंशन मिलेगी 15,000। और ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है और अभी सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। राज्यों में अभी तक इसको नहीं लागू किया गया है। और मैं आपको इसके नियम बता देती हूँ कि फैमिली को जो पेंशन की 60% तय रकम कर दी है, यानी अगर रिटायरमेंट के वक्त आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को पेंशन मिलेगी। कितना, आपके पेंशन का 60% जो राशि है वो रकम आपके परिवार को जाएगी और उसके साथ डियरेंस रिलीफ भी मिलेगा, यानी महंगाई राहत आपको मिलेगी, आपके परिवार को मिलेगी अगर आपकी मृत्यु हो जाती है रिटायरमेंट के बाद। पेंशन के अलावा लमसम अमाउंट कहते हैं कि आपका जितना भी आपने पूरा काम किया है उसके अंदर जो भी बढ़ता रहता है, जो भी ऐड होता रहता है, एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। इसमें कभी कभार ग्रेच्युटी भी आती है, तो वो सब आपको आखिर में मिलता है। एक लमसम अमाउंट मिलता है सरकार की तरफ से, वो आपको मिलेगा। हर 6 महीने की नौकरी की सैलरी और डीए का 10% पैसा मिलेगा। यानी ये जो 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं उन पर इस नई स्कीम का अभी असर पड़ा है। उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुननी है कि आपको चुननी है न्यू पेंशन स्कीम। और आगे मैं आपको अंतर बताने वाली हूं, आप जुड़े रहिएगा। और देखिए, अगर राज्य सरकारें भी इसको लागू कर देती हैं अपने अपने राज्यों में, तो ये जो पूरा आंकड़ा है 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा अगर राज्य सरकारें भी इसको लागू कर देती है। तो देखिए, सरकार ने अपनी हिस्सेदारी भी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दी है, यानी 18.5% जो सरकार की हिस्सेदारी है। कि भैया एनपीएस में क्या होता है, आपकी सैलरी से कुछ ना कुछ कटता रहता है और फिर आपको वो आखिर में मिलता है। लेकिन इसमें सरकार भी अपनी हिस्सेदारी एनपीएस में देती थी। पहले वो 14% थी, लेकिन अब सरकार ज्यादा हिस्सेदारी देगी, यानी ज्यादा पैसे देगी। वो हो गया है 18.5%। अब देखिए, एनपीएस यूपीएस दोनों में कर्मचारी की सैलरी का 10% कटेगा।
यानी आपकी जो सैलरी है उसमें से 10% वो एक फंड है जो उसमें जाता रहेगा। फिर सरकार उस फंड में अपना 18.5% डालेगी, फिर उसमें महंगाई भत्ता जुड़ेगा और ऐसे करके जो पूरा फंड है वो आपके पास रिटायरमेंट के बाद आता है। तो देखिए इसमें जो अभी सरकार का पैसा लगेगा, जो बजट मंजूर हुआ है वो हुआ है 6,250 करोड़ रुपए का, और इसमें आप प्लस कर दीजिए एरियर यानी 800 करोड़ रुपए का एरियर आप इसमें जोड़ दीजिए। यूपीएस एनपीएस में आपको कोई एक चुनने का अधिकार मिलेगा, यानी आपके पास ऑप्शन होगा कि या तो आप यूपीएस चुन लीजिए या फिर आप एनपीएस चुन लीजिए। लेकिन याद रखिएगा अगर आपने किसी भी एक को चुना तो आप वापस पलट के दूसरे को नहीं चुन सकते हैं। अब आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन तीनों में अंतर समझ लेते हैं। भारत में 3 तरह की स्कीम लग चुकी है अभी तक। सबसे पहले चलती थी ओपीएस, फिर यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर उसके बाद आई न्यू पेंशन स्कीम और अब आ गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो देखिए शुरुआत से शुरू करते हैं। दिसंबर 2003 तक ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी भारत में। उसके बाद 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लागू की और ये कहीं ना कहीं सरकारी बोझ को कम करने के लिए लागू की गई। एनपीएस के खिलाफ फिर विरोध में उतरे लोग, क्योंकि लोग इतने कंफर्टेबल थे ओपीएस से, ओल्ड पेंशन स्कीम से, कि जैसे ये न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई तो लोगों ने विरोध कर दिया और वो विरोध आज तक भी चल रहा है। आज तक भी विपक्ष का मुद्दा है कि भैया जो पहले की चलती थी ओल्ड पेंशन स्कीम आप उसको बहाल कीजिए और जो आप ये नए कायदे कानून लेकर आए हैं इसको वापस लीजिए। तो देखिए एनपीएस के खिलाफ विरोध में उतरे लोग। 2023 में फिर टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक कमेटी बनती है, उसमें जितने भी एक्सपर्ट अधिकारी, जितने भी आप देख लीजिए संगठन हैं, उनके कई लोगों से चर्चा होती है, पूरी कमेटी बनती है। उसके बाद ये जो न्यू पेंशन स्कीम आई थी उसमें बदलाव के लिए सिफारिश लगाई जाती है। सिफारिशों में फिर आते हैं बदलाव और 24 अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिल जाती है और अब 2025 से वो लागू होगी। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा और मैं आपको बता दूं ये किन पर लागू होगी। जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की है, सरकारी नौकरी, केंद्रीय कर्मचारी बने हैं अप्रैल 2004 के बाद वाले, उन सब पे ये जो है जो नई जो ये पूरी की पूरी स्कीम है यूपीएस जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम वो लागू होगी और इसके अंदर आते हैं 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी। अब देखिए आपको समझना है कि आखिरकार ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। शुरुआत करती हूँ ओल्ड पेंशन स्कीम से। तो सरकारी खजाने से तय पेंशन का भुगतान, यानी जो भी सरकारी खजाना होता है कर्मचारियों को एक तय पैसा मिलता था और मजे की बात यह है कि उनको अपनी सैलरी से कुछ देना भी नहीं पड़ता था। सुरक्षित पेंशन स्कीम थी ये और लोग इसको बुढ़ापे की लाठी कहते थे। कर्मचारी को अपनी सैलरी से नहीं कटवाना होता था पैसा, जो कि एनपीएस यानी जो नई पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम उसमें आपको आपकी सैलरी का 10% तो देना पड़ेगा, लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं था। आखिरी सैलरी का फिक्स 50% पेंशन मिलता था और 20 साल पूरे होने पर मिलता था। और अभी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई उसमें कितना है, 25 साल का। हर 6 महीने पर कर्मचारी को महंगाई भत्ता मिलता था और एनपीएस में यानी न्यू पेंशन स्कीम में इसको बंद कर दिया था और कहीं ना कहीं यही सारे कारण रहे जो एनपीएस का, न्यू पेंशन स्कीम का इतना विरोध हुआ। और देखिए अब इस महंगाई भत्ते को किससे रिप्लेस कर दिया है, महंगाई राहत से इसको रिप्लेस कर दिया है। और तो और पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ का पैसा मिलता था, जनरल प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपए तक की थी। केंद्र सरकार और राज्यों पर इससे अतिरिक्त बोझ पड़ता था, यानी उनको ज्यादा पैसा देना होता था कर्मचारियों को। लेकिन आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि सिर्फ 12% को लाभ मिलता था, बाकी के जो ये 88 कवरेज थे वो जितने भी कर्मचारी थे वो कवरेज से बाहर थे, यानी 88% जो कर्मचारी थे वो कवरेज से बाहर थे और सिर्फ लाभ 12% को मिलता था। अब देखिए महंगाई भत्ता क्या होता है, डीए यानी ड्यूरेंस अलाउंस। अब दूसरा सवाल है कि आखिरकार ये एनपीएस क्या है और इस पर इतना विरोध क्यों हुआ। तो देखिए बीजेपी सरकार है एनपीएस को लाने वाली, वाजपेयी सरकार, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं कि केंद्र सरकार और राज्यों पर अतिरिक्त पैसों का बोझ पड़ता था, तो इसलिए वाजपेयी सरकार जो कि बीजेपी सरकार वो बोझ कम करने के लिए एनपीएस को लेकर आती है। एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन शेयर मार्केट पर निर्भर होती है, यानी आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगाया जाता है और उसके हिसाब से आपको लाभ होगा या फिर आपको घाटा होगा। निवेश करने पर फायदा अगर नहीं होता था तो आपको पेंशन कम मिलती है,
फायदा हुआ तो कुछ पैसा बढ़कर भी मिल सकता है। यानी सब कुछ शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है। चाहे आपको इन्वेस्ट करने की इच्छा हो नहीं हो, भैया आपका पैसा तो वहां पे निवेश होगा और फिर जहां वहां पर होगा शेयर मार्केट में वही आपके पेंशन में आएगा। यानी कोई तय अमाउंट नहीं था, लेकिन अब सरकार ने तय अमाउंट कर दिया है। कर्मचारियों को सैलरी से पैसा कटवाना पड़ रहा 10%। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सरकार की सहायता सैलरी का 14% हिस्सा, यानी सरकार पहले 14%, यानी न्यू पेंशन स्कीम अगर आप चूज करते हैं तो सरकार हिस्सा अपना 14% देगी, आपको 10% देना पड़ेगा और सब कुछ निवेश के आधार पर शेयर मार्केट के हिसाब से चलेगा। एनपीएस एक इन्वेस्टमेंट का प्लान है और इसमें बहुत सारे जितने भी बैंक है, आईसीआईसीआई ले लीजिए, एचडीएफसी ले लीजिए, इन सब के पेंशन फंड हैं जिनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके हिसाब से आपका फंड बनता है। हाई रिस्क के बावजूद भी निवेश पर सिर्फ 15% तक ही रिटर्न मिलता था और इसलिए कहीं ना कहीं लोग एनपीएस से नाखुश हैं। सैलरी का 10% हिस्सा प्लस डीए, डियरेंस अलाउंस, इसमें सरकारी भत्ता, ये महंगाई भत्ता हो गया, प्लस सरकार का 14%, तो फिर आपका बनता है फंड। और देखिए फंड का जो आप अपनी सैलरी से कटवाते हैं, तो ये जो आपका पूरा फंड बना है उसमें से 60% तक तो आप पैसा निकाल सकते हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो बाकी का 40% होता है पैसा उस फंड का, वो शेयर बाजार में निवेश होता है। अब उधर घाटा होता है, उसमें चाहे मुनाफा होता है, वो सब आपको बेयर करना पड़ेगा। एनपीएस में फैमिली पेंशन की रकम तय नहीं है, प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी को लाभ है। हाँ, इसमें एक चीज है, जैसे अगर आप ओपीएस देख लेंगे और अगर आप यूपीएस देख लेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को है। लेकिन ये जो न्यू पेंशन स्कीम थी, ये माफ कीजिएगा इधर ओपीएस लिख गया है, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ वो एनपीएस है। तो देखिए ये जो नई स्कीम थी, न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारियों को लाभ। ये जो आपने सुना होगा पीएफ कटता है, ईपीएफ कटता है, वो सब इसी के तहत कटता है। कोई महंगाई भत्ता, डीए नहीं, फैमिली पेंशन नहीं। देखिए एनपीएस की यही खामी थी। अब आप समझ लीजिए कि आखिरकार ये यूपीएस कितना अलग है एनपीएस और ओपीएस से। तो देखिए एनपीएस जैसे आपको इसमें यूपीएस में भी 10% अपने सैलरी का हिस्सा देना पड़ेगा, मैं क्लियर कर चुकी हूँ। हर 3 साल पर समीक्षा होगी और सरकार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा भी सकती है, उसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है। मेडिकल रिइंबर्समेंट और एरियर में कोई बदलाव नहीं है, यानी जो पहले से चला आ रहा है वही रहेगा। हर महीने तय पेंशन ओपीएस की ही तरह मिलेगी और इसमें कहीं ना कहीं इसलिए ही कहा जा रहा है कि भैया मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं इस पेंशन मुद्दे पर झुक गई है। कैसे? क्योंकि काफी हद तक ये जो नई स्कीम है वो ओपीएस से मिलती जुलती है। एक तो इन्होंने नया नाम दे दिया है और उसमें से 1-2 चीजें जो है वो एकदम सेम रखी है। सरकारी हिस्सेदारी 14% से बढ़कर 18.5% हो गई है। ओपीएस की तरह मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन तय है, यानी फैमिली पेंशन, जो कि एनपीएस में नहीं है लेकिन वो ओपीएस में है, माफ कीजिएगा यूपीएस में है। यूपीएस के तहत इसे पेंशन का 60% कर दिया गया। कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम 10,000 रुपए तय हैं और महंगाई राहत मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, डियरनेस रिलीफ आपको मिलता है। लेकिन अब मैं आपको एक बयान भी सुना देती हूँ जिसमें नुकसान की बात हो रही है। तो देखिए एक आयकर कर्मचारी संघ के हैं महेंद्र सिंह का बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए यूपीएस में ग्रेचुइटी में नुकसान होगा, यानी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है उसमें अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, 25 साल की नौकरी है, मूल वेतन 50,000 का है, तो अगर ओपीएस में जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसके तहत देखते हैं तो तकरीबन 12 लाख रुपए बनते हैं आपके ग्रेचुइटी के। लेकिन यूपीएस में यानी जो ये नई आई है उसमें तकरीबन 9 लाख रुपए बनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान हो गया। लेकिन अब विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी देखिए क्या कह रही है, संजय सिंह क्या कह रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना से भी ज्यादा खराब है। ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इस पेंशन योजना से देश के अर्धसैनिक बलों को निकाल कर बाहर कर दिया गया है। वो इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी सर्विस 25 साल की होती ही नहीं है। हर महीने 10% पेंशन के नाम पर कटेगा और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। अंतिम के 12 महीनों का औसत निकालकर 6 महीने की तनख्वाह दे दी और फिर कुल मिलाकर ये एनपीएस से भी ज्यादा बेकार योजना है। देश के कर्मचारियों के साथ मोदी सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। फिर देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये जो यू है ना यूपीएस में, ये मोदी गवर्नमेंट की यू टर्न बताता है। कैसे? कि जब से 4 जून के बाद से इस सरकार बनी है, गठबंधन सरकार बनी है, सबसे पहले तो आप इंडेक्सेशन बहाल कर देते हो, फिर उसके बाद ये जो वक्फ बिल है वो जेपीसी में चला जाता है, फिर ब्रॉडकास्ट बिल आप वापस ले लेते हो, लेटरल एंट्री को आप वापस ले लेते हो। वी विल कीप इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट 140 करोड़ इंडियंस फ्रॉम द डेस्पोटिक गवर्नमेंट। तो देखिए खड़गे कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमने सरकार को यानी विपक्ष ने
सरकार को मजबूर कर दिया है कहीं ना कहीं कि अपने फैसले वापस लेने के लिए अपने जितने भी, और इसमें भी देखिए खड़गे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पवन खेड़ा एक नया आरोप लगा रहे हैं। पवन खेड़ा ये कह रहे हैं नई पेंशन व्यवस्था दलितों, आदिवासियों व पिछड़े वर्ग पर एक हमला प्रतीत होता है। कई राज्यों में आरक्षित वर्ग के लिए सरकारी नौकरी की अधिकतम आयु 40 वर्ष की है। यूपीएस में अधिकतम आयु इधर 37 वर्ष की है, यानी 47 वर्ष की है। नई पेंशन व्यवस्था के तहत फुल पेंशन प्राप्त करने के लिए 25 वर्षों की सेवाएं देना अनिवार्य है। ऐसे में एससी, एसटी, ओबीसी इन सारे कर्मचारियों को ये सुविधा कैसे मिल पाएगी? अगर ये देखिए आप लिखते हैं अब सरकार बताए कि जो ये वंचितों को मिल रही अपर एज लिमिट की सुविधा को समाप्त करना चाहती है या उन्हें फुल पेंशन से वंचित रखना चाहती है। तो इन्होंने फिर घुमा के दलितों पर ला दिया है मुद्दा। आपको पता है ऑलरेडी ये जो राजनीति चल रही है दलितों पे कितनी स्ट्रांग चल रही है। आरक्षण के चक्कर में बीजेपी सरकार को अपने बहुत सारे फैसले लेने पड़ गए हैं। इंडिया गठबंधन दलित वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और दलित उनको वोट दे भी रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने इस वाले पूरे मामले को भी उसी गाड़ी पे, उसी पथ पे घुमा दिया है कि दलितों के साथ बीजेपी सरकार अत्याचार कर रही है। और कुछ ऐसे संगठन भी हैं जैसे कि प्रदेश प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी SC/ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के लिखते हैं सरकारी कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा ओपीएस के बदले यूनियन कैबिनेट ने आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, लेकिन इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त भुगतान राशि के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है। अतः इस पर भी स्पष्ट मत चाहिए, यानी वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं कि देखिए ओपीएस चाहिए। ये है प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान रोजगार महासंघ, इन्होंने भी विरोध किया है। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए कि इन पूरी स्कीम पे जो नई आई है इस पे विरोध हो रहा है। अब चौथा देख लीजिए कि ये जो अचानक से नया ऐलान हो गया है इसके पीछे का चुनावी कनेक्शन क्या है। तो देखिए ओपीएस पर ये जो लगातार बढ़ता विरोध प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने इसको नजर में रखा है। और क्योंकि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, इसी साल है, तो इसके पहले इधर घाटा ना हो जाए, तो ये बड़ी जो है बड़ा ऐलान कर दिया है। और मकसद क्या है? मकसद ये है मध्यम वर्ग को खुश करना, यानी मिडिल मैन, यानी जो मिडिल क्लास है उसको खुश करना। विपक्ष से छीन लिया एक अहम मुद्दा। कहीं ना कहीं देखिए कि सरकार ने, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ओपीएस की कुछ चीजें हैं कि तहत हमको एक रकम तय होनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद, वो कहीं ना कहीं सरकार ने कर दी है। ओपीएस के कुछ प्रावधान इधर लागू कर दिए हैं और एनपीएस में जिसके खिलाफ विरोध था उसके कई प्रावधान, उसके कई नियम चेंज कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे कि चलो अब हमें रिटायरमेंट के बाद एक तय अमाउंट मिलेगा। लेकिन अब मैं बता दूं कि विपक्ष तो ये मुद्दा कब से उठा रहा था, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो अब उसके बाद ये जो पूरा का पूरा विपक्षी मुद्दा है वो एकदम सरकार ने पलट दिया है। अब देखिए कांग्रेस राज में भी आपको पता होगा, राजस्थान, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, इन सभी में जहां पर कांग्रेस राज रहा उन्होंने ओपीएस लागू किया। कई मौकों पर सरकार का यू टर्न जो आ गया है उससे कहीं ना कहीं सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जो मुद्दा है अब वो चुनावों में बेनिफिट करेगा या फिर वो नुकसान कर देगा, ये देखना होगा। अब पांचवा भी देख लीजिए, क्योंकि इतिहास आपको हर चीज का पता होना चाहिए। क्या है भारत में पेंशन का इतिहास? तो देखिए जल्दी से बता देती हूँ। भारत में पेंशन सिस्टम की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई थी। राजा के दरबारियों को तो आपको पता होगा कोई पेंशन स्कीम नहीं मिलती थी, आप तो मजदूर होते थे, जब तक आपका शरीर काम कर रहा है आप तब तक काम करते थे। लेकिन ब्रिटिश राज में इस पेंशन की शुरुआत होती है और 1881 में पहली बार सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलता है। यानी रॉयल कमीशन ऑन सिविल एस्टैब्लिशमेंट में सबसे पहली बार भारत में पेंशन दी जाती है और इसके बाद इसको संविधान में इसका प्रावधान बनाया जाता है। 1919 और 1935 के अधिनियमों में इसका प्रावधान बन जाता है। और अगर मैं थोड़ा और पीछे चली जाती, ये तो भारत का इतिहास हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने देना शुरू की। लेकिन अगर मैं यूके की बात करती हूँ, यूनाइटेड किंगडम की, तो उनका पेंशन सिस्टम शुरू हुआ था 1600 के दशक के अंत में। और कभी ऐसा, मतलब उसमें ऐसा हुआ था कि कोई कैप्टन थे, वो वर्क नहीं कर पा रहे थे, जा नहीं पा रहे थे और उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि उनको सहायता देनी पड़ी थी। और कहीं ना कहीं जो आइडिया है वो वहीं से ही आया था। तो अब सवाल यही है, देखिए कि क्या पेंशन पर झुक गई है सरकार? अब इस पूरे ऐलान का चुनावी फायदा होगा या नुकसान होगा, और आप क्या सोचते हैं? और अगर आपको मौका दिया जाता है कि क्या आप यूपीएस चुनेंगे कि क्या आप एनपीएस चुनेंगे, कि क्या आपकी मांग है कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और सवाल यही है कि आपको क्या लगता है कि ये जो नया पूरा का पूरा ऐलान हुआ है वो चुनावी फायदे के लिए हुआ है कि आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है? ये भी मुझे बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी।
क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का? या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।